नमस्कार। पिछले 2-3 महीनों में आपने 2 टर्म्स बहुत ज़्यादा सुनी होगी। पहला इन्फ्लेशन और दूसरा रेसेशन। चाहे सोशल नेटवर्किंग साइट हो, चाहे कोई न्यूज़ चैनल हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, सभी जगहों पे यही 2 टर्म्स के बहुत ज़्यादा चर्चे चल रहे हैं। सभी को ये लग रहा है कि पूरी दुनिया या तो रेसेशन की ओर आगे बढ़ रही है या इन्फ्लेशन की ओर। सही मायनों में इन्फ्लेशन तो ऑलरेडी दुनिया के ऊपर छाया जा चुका है। अब बात यह है कि क्या दुनिया इन्फ्लेशन के साथ साथ रेसेशन की ओर भी बढ़ रही है? ये सबसे बड़ा खतरा लोगों को दिखाई दे रहा है। आज हम बात करेंगे रेसेशन और इन्फ्लेशन के बीच की एक टर्म्स के बारे में जिसका नाम है स्टेजफ्लेशन। जी हाँ, रेसेशन और इन्फ्लेशन के बीच भी एक टर्म होती है जिसको स्टेजफ्लेशन कहा जाता है, जिसमें रेसेशन और इन्फ्लेशन दोनों का ही असर देखने को मिलता है। सबसे पहले ये टर्म 1970 के आसपास सुनने में पड़ी थी। आप सभी लोगों को इन्फ्लेशन और रेसेशन के बारे में पता ही होगा, डिफ्लेशन के बारे में पता ही होगा, और अगर नहीं और अगर आप जानना चाहते हैं इन दोनों टर्म्स के बारे में तो नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, तो हम अगला वीडियो इसके ऊपर बनाएंगे। फिर भी शॉर्ट में हम समझने की कोशिश करते हैं कि इन्फ्लेशन और रेसेशन होता क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन तब होता है जब गुड्स और सर्विसेज के दाम तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। जब ये दाम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं तो इसे हाइपर इन्फ्लेशन भी कहा जाता है। अब बात आती है कि ये होता क्यों है। इन्फ्लेशन के कुछ कारण होते हैं, जैसे कि डिमांड का ज़्यादा होना, सप्लाई का कम होना, मार्केट में एक्सेसिव लिक्विडिटी का होना, एक्सेसिव कैश फ्लो होना, क्योंकि सेंट्रल बैंक्स की जो मॉनिटरिंग पॉलिसी है वो बहुत लिबरल है। इसकी वजह से मार्केट में एक्स्ट्रा कैश फ्लो बढ़ गया है, लिक्विडिटी बढ़ गई है मार्केट में। जैसा कि हमने कोरोना के बाद में देखा कि बहुत सारे देशों के सेंट्रल बैंक्स ने अपनी पॉलिसी को लिबरल बनाया, मॉनिटरिंग पॉलिसी को लिबरल बनाया और मार्केट में, इकोनॉमी में काफ़ी सारा एक्स्ट्रा मनी फ्लो करवाया। ये भी एक वजह बनता है इन्फ्लेशन का। एक बात यहाँ पे नोट करने वाली ये है कि जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इन्फ्लेशन के साथ साथ डिमांड भी बढ़ती है। कंपनीज का जो प्रोडक्शन होता है वो भी बढ़ता है। कंपनी अपने नए नए एक्सपांशंस लेके आती है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है। इसलिए कहा जाता है कि थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन जो है वो इकोनॉमी के लिए बेहतर है। अब दूसरी टर्म आती है रेसेशन की। रेसेशन तब आता है जब डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो जाए, एम्प्लॉयमेंट बहुत तेज़ी से नीचे गिरने लगे, कंपनीज अपना प्रोडक्शन कम करने लगे और नए जो एम्प्लॉयमेंट आने हैं वो एम्प्लॉयमेंट ना आए, जीडीपी गिरना शुरू हो जाए, इकोनॉमी गिरना शुरू हो जाए, तो हम कहते हैं जो इकोनॉमी है वो रेसेशन की ओर जाने लगी है। अगर हम रीज़न की बात करें तो रेसेशन के भी कई रीज़न हो सकते हैं, जैसे डिमांड का बहुत कम होना, या फिर सप्लाई का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, या फिर सेंट्रल बैंक द्वारा अपनी मॉनिटरिंग पॉलिसी को बहुत टाइट रखना, या मार्केट में लिक्विडिटी को बहुत कम कर देना। ये सब वजहें भी होती हैं किसी भी कंट्री में रेसेशन आने की। अब बात आती है कि स्टेजफ्लेशन कहाँ पे बैठता है इन दोनों टर्म्स के रिस्पेक्ट में। तो स्टेजफ्लेशन जो होता है, जैसा कि मैंने पहले आपको कहा कि स्टेजफ्लेशन में रेसेशन और इन्फ्लेशन दोनों का ही मिला जुला असर देखने को मिलता है। मतलब कि ये कि स्टेजफ्लेशन के टाइम पे इन्फ्लेशन की तरह ही डिमांड बढ़ रही होती है, गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस बढ़ रहे होते हैं, पर उसी टाइम पे ही उस देश की इकोनॉमी गिर रही होती है, साथ में अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा होता है। तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ रेसेशन का भी असर देखने को आपको मिल रहा है और दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का भी असर देखने को आपको मिल रहा है। तो इन दोनों का मिला जुला जो रूप होता है वो कहलाता है स्टेजफ्लेशन। पहली बार ये टर्म सामने आई थी 1970 के आसपास। 1970 के पहले सारे इकोनॉमिस्ट यही मानते थे कि या तो इन्फ्लेशन होता है या डिफ्लेशन होता है, रेसेशन होता है। मतलब कि ये कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है। एक फ्लिप्स कर्व के नाम से इसे भी जाना जाता है। इस फ्लिप्स कर्व के अकॉर्डिंग जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है। मतलब इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। पर 1970 के टाइम पे यूएस वियतनाम वार में उलझा हुआ था, उसका काफ़ी सारा एक्सपेंसेस वॉर में जा रहा था। उसी टाइम पे ही ऑयल के प्राइस भी तेज़ी से बढ़ने लगे थे और बाकी कुछ और रीजंस की वजह से देश में इन्फ्लेशन तेज़ी से बढ़ने लगा। एक तरफ इन्फ्लेशन तो बढ़ ही रहा था, दूसरी तरफ यूएस की जीडीपी इकोनॉमी गिरना शुरू हो गई थी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू हो गया था। इसलिए उस टाइम पे इस कंडीशन को नाम दिया गया स्टेजफ्लेशन।
उसके बाद से ये टर्म यूज़ की जाने लगी इकोनॉमी में, स्टेजफ्लेशन। अगर हम बात करें कि दुनिया के देशों की इकोनॉमी किस ओर आगे बढ़ रही है, तो हम ये देखेंगे कि लगभग सभी देशों में इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है और साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, या ये कहना चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट उस रेट से नहीं बढ़ रहा है जिस रेट से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, या इन्फ्लेशन के रिस्पेक्ट में एम्प्लॉयमेंट का डेटा उतना अच्छा नहीं आ रहा है। साथ ही कई सारे देशों की जो जीडीपी है वो भी लगातार नीचे गिर रही है। यूएस भी इसका एक एग्जाम्पल ही है। तो हम कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं स्टेजफ्लेशन की ओर इशारा कर रहा है कि जहाँ पे एक तरफ इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है और जीडीपी नीचे गिर रही है। तो ये कहीं ना कहीं आपको स्टेजफ्लेशन की ओर ही इशारा करता है। अगर हमारे देश की बात की जाए तो अभी जो जीडीपी का डेटा आया है उसे देखेंगे आप तो आपको पता लगेगा कि हमारी जो जीडीपी है वो पॉजिटिव ट्रेंड की ओर आगे बढ़ रही है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि एम्प्लॉयमेंट का डेटा अभी भी हमारे देश का उतना अच्छा नहीं है, पर क्योंकि जीडीपी पॉजिटिव तरफ है और इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है, इसलिए इंडिया की स्थिति थोड़ी बेहतर मानी जा सकती है। साथ ही बाकी देशों की गवर्नमेंट भी हर वो स्टेप्स ले रही है जिससे कि जीडीपी को बढ़ाया जा सके और इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाया जा सके। इसलिए हमें पॉजिटिव होप्स रखना चाहिए कि जल्द ही इन्फ्लेशन के, स्टेजफ्लेशन के, रिसेशन के खतरे से पूरी दुनिया बाहर आ जाए और फिर से ग्रोथ की ओर आगे बढ़े। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।